जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। आज गुप्त साम्राज्य का पार्ट 3 लेक्चर होने जा रहा है। हमने पार्ट 1 में उसके परिचय, वंश, जाति इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था प्रशासन के बारे में और राजनीतिक विस्तार के बारे में। अब जो गुप्त साम्राज्य में जो बच गया है उनकी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, उनकी समाज के बारे में, उनकी धार्मिक जीवन के बारे में, उनकी महिलाओं की स्थिति उस समय कैसी थी, कला और संस्कृति, साहित्य कैसी स्थिति थी, तो हम ला रहे हैं। अब तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमने तो देखा है कि देखिए लगान की अगर अर्थव्यवस्था पहले शुरू करते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में पहले शुरू करते हैं। किसकी अर्थव्यवस्था? इकोनॉमी स्ट्रक्चर कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी गुप्त साम्राज्य में, कहाँ से कौन से चीज़ों से लगान आती थी, व्यापार हो रही थी कि नहीं, व्यापार किससे आयात निर्यात, कहाँ से व्यापार का व्यापारिक संबंध था, इनके बारे में हम जानेंगे। क्या सिंचाई कर भी लगता था, कर कितना लगता है, टैक्स कितना लगता था, सरकार को कितना देना होता था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सीधा से मतलब जानिए, अगर भारतीय इतिहास में देखिए तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी देखिए अधिकतर लोग क्या है, कृषि में लगे हुए हैं। तो टैक्स उस समय किस में देंगे? सीधा से मतलब है कृषि। लगान का मुख्य जरिया क्या होगा? कृषि होगा। उसके साथ साथ सिंचाई भी होती थी। सिंचाई जानते हैं कि रहट से होती थी। सिंचाई किससे? रहट से होती थी। और सिंचाई कर भी इत्यादि को देना पड़ता था। लगान सबसे प्रमुख थी। अब कितना लगान देते थे, अब व्यापार भी था और अन्य देशों के साथ भी गुप्त साम्राज्य का व्यापार थी। यहाँ का सामान वहाँ जाती थी और वहाँ से सामान भी यहाँ आती थी। इस प्रकार हमने देखा। तो देखिए सबसे जो मुख्य आधार जो है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। हमने तो देखा है कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश रहा है। और सबसे जो लगान जो आती है किससे आएगी? कृषि से। सीधा कि हमने गुप्त वाला में देखा कृषि, गुप्त में है कृषि, मौर्य में है कृषि, मरणोत्तर काल में कृषि। देखिए जो लगान जो है अधिकतर क्या कृषि, क्योंकि मुख्य जो था वो कृषि था, एग्रीकल्चर थी और कृषि ही क्या महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए भूमि कितने प्रकार की थी, तो भूमि को गुप्त साम्राज्य में 4 प्रकार में भूमि को बांटा गया था। लैंड जो होती है, जो जमीन, उसको 4 प्रकार में बांटा गया। कहाँ बोया जाता है, कहाँ बोया जाती है, कहाँ दलदल भूमि है, कहाँ घास वाली भूमि है, कहाँ पड़ती है। तो इन सारे प्रकारों से क्या किया, भूमियों को क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। जैसे देखिए एक है, पहला है वास्तु भूमि। पहला क्या है? वास्तु भूमि। वास्तु भूमि क्या है? जो वास करने की भूमि होती है, जो रहने का जो भूमि होती है, वास, ऐसी भूमि जहाँ पर घर होते हैं, महल होते हैं, जो वास करने जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? वास करने योग्य भूमि। क्या कहते हैं? वास हेतु जो भूमि होते हैं उसको कहते हैं वास्तविक भूमि के बाद। उसके बाद जो है अपरहस्त, जो बिना ज्योति भूमि को क्या कहते हैं? अपरहत। दूसरा जो लैंड है क्या है? अपरहत, जो बिना ज्योति जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? अपरहत। क्लियर? तो पहला हमने समझ कि वास करने में जो जहाँ पर लोग रहते हैं वो क्या था? वास करने जो भूमि, जहाँ पर क्या होता है? कृषि वास करने जो भूमि होते हैं वो। तीसरा जो लैंड है वो है सदबल। सदबल जो भूमि होती है, जो घास वाली जो भूमि होती है उसको कहते हैं सदबल भूमि में बांटा गया था। ये 3 प्रकार देखा कि वास करने योग्य पड़ती भूमि। और एक और है वो औद्योगिक भूमि, वो भूमि होती थी जो दलदल भूमि होती है। हम देखते हैं कि दलदली जो क्षेत्र होती है उसका नाम दिया गया था औद्योगिक भूमि, इसका नाम दिया गया। तो लैंड को 4 प्रकार में बांटा हुआ था गुप्त साम्राज्य में। और मुख्य जो जरिया थी एग्रीकल्चर, लगान थी किससे? एग्रीकल्चर से आती थी। सिंचाई भी होती थी, रहट से होती थी। क्लियर? और भूमि देने की प्रथा थी। भूमि देने की प्रथा थी किससे? और उस पर क्या होता था, जो राजा उस पर जो भूमि एक बार दे दिया वहाँ पर टैक्स जो होता था क्या होता था? फ्री होती है। वहाँ पर राजा का केंद्र वहाँ पर नहीं होती थी, स्थायित्व वहाँ पर नहीं होती। वो क्या होती थी? टैक्स फ्री भूमि होती थी, जो उसको दे दिया, दान की गई भूमि होती थी। अगर किसी महीना नहीं मिल रहा है किसी कर्मचारी को, उसको दे दिया, जमीन भूमि ही दे दिया, इस प्रकार। और यही कारण देखिए कि अंतक सामंती व्यवस्था का रूप हो लेगा। और यही क्या होगा? अंतक साम्राज्य का, यही अन्य साम्राज्यों के विघटन का भी यही कारण होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि लगान का जो पूछेगा आपको क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का लगान का मुख्य जरिया क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर। भूमि को कितने प्रकार में बांटा गया है? 4 प्रकार में बांटा गया है। कैसे पूछेगा? आपको कहेगा कि वास्तु भूमि, आपको कहेगा कि वास्तु भूमि, किस भूमि को वास्तु भूमि गुप्त साम्राज्य में कहा जाता है? तो उसको कहते हैं वास करने योग्य भूमि को। उसके बाद अपरहस्त भूमि किसको कहा जाता है?
तो बिना जोती हुई भूमि को अप्रस्थ भूमि। उसके बाद सदबल भूमि किसको कहते हैं? घास वाली भूमि को सदबल भूमि कहते हैं। औद्योगिक भूमि किसको कहते हैं? दलदल वाली भूमि जो होती है उसको क्या कहते हैं? औद्योगिक भूमि कहते हैं। उसके बाद देखते हैं सिंचाई व्यवस्था थी। सिंचाई व्यवस्था भी थी किससे? रहट इत्यादि से क्या होते थे? रहट से क्या होते थे? सिंचाई होते थे। क्लियर। उसके बाद टैक्स की बात करें, टैक्स जो थी 1/4 से 1/6 भाग के रूप में टैक्स लिया जाता था राजा के द्वारा। कितना? 1/4 से लेकर 1/6 तक टैक्स लिया जाता था जमीन। हमने टैक्स समझ लिया। पूछ देगा कि गुप्त साम्राज्य की कर प्रणाली कैसी थी? गुप्त साम्राज्य की कर प्रणाली कैसी थी? दे देगा 1/2, 1/3, 1/4 से 1/6, 1/5। तो क्या होगा? 1/4 से लेकर 1/6 के बीच में टैक्स लिया जाता था। कर प्रणाली सिस्टम थी किसका? गुप्त साम्राज्य का। इतना बात क्लियर हो गया आपको। उसके बाद देखिए व्यापार थे। तो व्यापार में देखिए कि व्यापार इस समय क्या चली थी? हम जानते हैं कि व्यापार एकदम चरम साम्राज्य थी। व्यापार क्या थी? चरम पर थी। अब कौन कौन सी आयात करते थे? कौन कौन ऐसा चीज होते थे जो गुप्त साम्राज्य विदेशों से मंगवाती थी, और कौन ऐसा चीज यहाँ से विदेश भिजवाते थे, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए हमने एक बात देखा होगा कि भारत में क्या क्या चीज विशेषता रही है? हाथी दांत रही है, मौर्य साम्राज्य में रही कि नहीं? सूती वस्त्र, आभूषण, हाथी दांत, आभूषण इत्यादि चीज रहे हैं व्यापार में। तो क्या होते थे? यहाँ से रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, आभूषण इत्यादि यहाँ से क्या करते थे? निर्यात करते थे, यहाँ से भेजते थे। कौन? विदेश भेजते थे। कौन? गुप्त साम्राज्य। सूती हुआ, रेशमी वस्त्र हुआ इत्यादि, आभूषण हुआ इत्यादि क्या करते थे? भेजते थे। वहाँ से क्या मंगवाते थे? तो घोड़े मंगवाते थे। क्योंकि हमने देखा है मरुस्थल काल में कि जो मध्य एशिया का जो घोड़ा होता था बहुत आकर्षक होता था, बहुत तेज होता था, बहुत बेहतरीन तरह के युद्ध में यूज किए जाने होते थे। वो क्या होते थे? घोड़ा, हॉर्स। उसको वहाँ से क्या करते थे? आयात करते थे घोड़े को। बंदरगाह थे और क्या कर व्यापार चल रही था। व्यापार किससे? जलमाध्यम से चलाई थी भाई, क्योंकि व्यापार भी क्या थी? चरम पर थी। और प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्त। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, आप रट लीजिए। गुप्त साम्राज्य का एक सबसे सर्वोच्च, सबसे एकमात्र जो बंदरगाह थी ताम्रलिप्त। बहुत व्यापार, अधिकतर व्यापार इससे होते थे ताम्रलिप्त से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि गुप्त साम्राज्य के जो बंदरगाह कौन है? ताम्रलिप्त। इतना मतलब हमने समझ लिया। देखिए इस प्रकार अर्थव्यवस्था में इस प्रकार थी कि इस प्रकार कर प्रणाली कैसे थी, लगान कहाँ से आते थे, आयात होते थे, व्यापार, सिंचाई, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि होते थे, लगान होते थे। व्यवस्था एकदम सुदृढ़ व्यवस्था से चल रही थी। कौन? गुप्त साम्राज्य चल रही थी और भूमि देने की प्रथा होती थी। क्लियर। अब बात समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र पर थी कब्जा, है कि नहीं? और कई ऐसे क्षेत्र थे जिनके सामंत के रूप में काम कर, वहाँ से टैक्स आते थे, वहाँ के दरबारी लगाते थे। प्रत्यक्ष नियंत्रण बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं था। क्लियर। उसके बाद करते हैं समाज, सोसाइटी के बारे में। इनका सोसाइटी कैसे था? ये तो इकोनॉमी की बात की हमने। अब सोसाइटी की बात करते हैं कि सोसाइटी समाज कैसी थी, क्या थी, कौन सी, क्या कौन कौन सी जाति थी, लोग कैसे रहते थे, कैसे व्यवहार करते थे, कौन ऐसा जाति था। क्लियर। इत्यादि के बारे में हम देखते हैं। समाज में अगर देखते हैं तो ब्राह्मणवादी था। इसमें ब्राह्मणवादी चरम पर। हमने ब्राह्मणवादी में देखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ठीक थी। और शूद्रों की और गिरावट आई है। क्या ये? शूद्र गिरावट आई है। वर्ण संकरों में, वर्ण व्यवस्था में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वर्ण संकरों में, वर्ण व्यवस्था में क्या हुई है? वृद्धि इसमें हुई है। इस प्रकार समाज थी। अब उसके बाद देखिए महिला में देखते हैं समाज में महिला की स्थिति कैसी थी। समाज में महिला की स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आई। हमने वीडियो लेक्चर में कहा है कि देखिए जब उत्तर वैदिक काल से जो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है, लगातार नहीं आई, लगातार एकाएक नहीं आई, धीरे धीरे आई। मौर्य काल में थोड़ी आई है, मरुत्तर काल में फिर थोड़ी आई, फिर क्या होगा? मरुत्तर का भी गुप्त काल में पूरी है, और मध्य काल तो पूरी नीचे चलते जाएगी। और फिर जब आधुनिक थिंकर आएंगे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, राजा राम मोहन राय इत्यादि जब आएंगे, तब व्यवस्था को, हालत को सुधरेगी। तो महिलाओं की स्थिति गिरत थी। सती प्रथा का उल्लेख मिला है, जिसको एक बार अगर पति मर जाता था उसको वही चिता पर जला दिया जाता था। इतनी पूरी व्यवस्था थी। और नहीं, ये कोई अफसोस के साथ नहीं, पूर्णतः गाना बजाना हो रहा है और पूर्णतः मौज में उसको क्या होता था? जलाया जाता था। सती प्रथा थी। प्रथा, घूंघट रख के महिलाओं को चलना पड़ता था। बाल विवाह थी। इस प्रकार पूरी जीवन कष्टाय महिलाओं की स्थिति बहुत नीचे थी, गड़बड़ थी, न पढ़ने का इत्यादि कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार की व्यवस्था थी यहाँ पर। इतना बात हमने समझ ली। उसके बाद देखिए, देख लिए महिलाओं की स्थिति कैसी थी।
अवगत हो गए। अब देखते हैं धार्मिक जीवन कैसे थी। तो धार्मिक जीवन की मतलब इस सिद्धांत में मतलब क्या है, जटिल थी, विविधतापूर्ण की जटिल थी। हम जानते हैं कि जो समुद्र के साथ यहाँ पर जो गुप्त वंश के जो सर्वाधिक जो उपासक थे वो किसके थे, वैष्णव धर्म के थे। लेकिन अन्य धर्मों के साथ क्या थे, वैष्णव धर्म के थे, लेकिन अन्य धर्मों के साथ भी सहिष्णु रहते थे। इनका बौद्ध हुए, जैन हुए, शैव हुए, ब्राह्मणवादी, सब कुछ थे, उनके प्रति क्या थे, सहिष्णु, किसी प्रकार के इनका धार्मिक अधिक झुकाव किसे, वैष्णव से थे। वैष्णव धार्मिक जीवन जटिल और विविधता मूलक ही, ठीक। मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर व्यापक स्तर में हुआ है। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण व्यापक स्तर में, यहाँ पर मंदिरों का, मूर्तियों का व्यापक स्तर पर इनका विस्तार हुआ है। अवतारवाद की यहाँ पर अवधारणा आई है। अवतारवाद कि विष्णु के कितने हैं, 10 अवतार हैं, शिव के इतना अवतार है, 6 अवतार है ना। जो अवतारवाद की जो अवधारणा आई है कि राम के अवतार लिए हैं, कृष्ण के अवतार लिए हैं, 10वां अवतार बुद्ध के अवतार लिए हैं, ये क्या है, भगवान विष्णु के अवतार है। ये जो अवतारवाद की जो कंसेप्ट है, जो धारणा है, कब आई है, ये आई है गुप्त काल में। आपको पूछेगा कि अवतारवाद की अवधारणा कौन से काल में आई है, गुप्त काल। कौन सी साम्राज्य में आई थी, गुप्त काल। क्लियर। जो अवतारवाद की जो अवधारणा है धार्मिक जीवन, इसकी समय हुआ है। प्रधान कौन सा धर्म था, वैष्णव धर्म। हमने बताया कि गुप्त साम्राज्य का जो प्रधान धर्म कौन सा था, वैष्णव धर्म था। और कौन सा धर्म था, वैष्णव धर्म था। लेकिन अन्य धर्मों के प्रति वैष्णव धर्म एक माध्यम था, अन्य धर्मों के प्रति कुल व्यवस्था थी, नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्लियर बात समझ गए। मंदिर, भक्ति, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, व्यापक स्तर मूर्ति बन रही है, मंदिर बन रहे, कर्मकांड हो रहे हैं, भक्ति चल रही है, भक्ति अभिनंदन पूरा जोर शोर से चल रही थी। किसी प्रकार की नहीं, पूरा व्यवस्था थी ढंग से धार्मिक जीवन के बारे में। तो चलिए हमें इतना देखा अर्थव्यवस्था के बारे में, कैसी थी अर्थव्यवस्था, समाज कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसी थी। और एक बात और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली बात है कि इसी समय में क्या हुआ था, गुप्त काल के जैसे ही गुप्त काल के बाद जैसे साम्राज्य जब विघटन हुआ गुप्त काल से, तो क्या जो विश्व से जो व्यापार था क्या हो गए, अवरुद्ध हो गए, व्यापार नीचे जा रही थी, वाणिज्य व्यापार में लगातार एकाएक गिरावट आई। तो उसी काल से एक अवधारणा एक तरह से धीरे धीरे बन गई कि समुद्र पार करना, समुद्र लांघना बेकार चीज है, इससे धर्म नष्ट हो जाती है, संस्कार नष्ट हो जाती है। इसी समय से गुप्त काल के बाद से एक अवधारणा आ गई कि समुद्र के लागने से क्या हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। और यही जब रीति बन जाएगी तो समुद्र में कोई जाएगा नहीं। और यही रीति जब ब्रिटेन आएंगे, अंग्रेज आएंगे, तो वो जो प्रथम विश्व युद्ध होगा तो सैनिक को भेजेगा, तो कितना सैनिक क्या कर देगा, युद्ध लड़ने के लिए मना ही कर देगा, कहीं नहीं, इस समय धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत कहानी देखेंगे जब आधुनिक भारत का हम शुरू करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ पर देखेंगे। तो आज तक इतना ही, और एक छोटा सा लेक्चर आज के लेक्चर में बस इतना ही। एक छोटा सा और लेक्चर लाएंगे कला व साहित्य के बारे में, और देखेंगे कि आखिर गुप्त काल को समुद्र स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो चलिए बस आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद धन्यवाद। चैनल पर कोई लाइक करे, सब्सक्राइब करे, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।